नमस्कार। मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और उस मुद्दे का नाम है क्या है सिंधु जल संधि। इस सिंधु जल संधि को समझने से पहले एक दर्दनाक घटना जिससे हम सभी परिचित हैं बहुत अच्छे से, कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई एक हादसा, आतंकवादी हमले के बाद कि एक आम जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आम जनता घूम रहे थे, छुट्टियां मनाने गए थे, वहां पे आतंकवादी घटना कुछ इस तरह से हुई कि निर्दोषों की जान ली गई और बिना किसी अकारण उनकी हत्या कर दी गई। इन सब के बाद कहीं ना कहीं भारत का जो रुख है वो बहुत कठोर हो चुका है और होना भी चाहिए। इस बात पे प्रधानमंत्री जी की इतनी सारी स्पीच के बाद उनमें से कुछ कुछ लाइनें मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी, जिसमें से एक सबसे अच्छी लाइन जो बोली प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें कहा गया था कि ये जो हमला है, ये हमला सिर्फ भारत के नागरिकों पर नहीं, कहीं ना कहीं ये भारत की आत्मा पर हमला है। हम सभी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ लोगों पर नहीं है, किसी एक विशेष क्षेत्र पर नहीं है, ये इस तरह की घटनाएं भारत की सीधी सीधी आत्मा पर हमला है। हम यहाँ पर आतंकवाद के विरोध में कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि भारत ने कौन कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, कैसे ऐसी रोक लगाई है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ हम विस्तार में देखेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ विशेष बिंदुओं के साथ, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। वहीं दूसरी चीज हम देखेंगे वह कौन से ऐसे 5 बड़े फैसले हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे क्या है सिंधु जल संधि। इसमें पहला जो सब टॉपिक है इस चीज का, इसके बारे में हम देखेंगे प्रावधान के बारे में, क्या है सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 12 का सब क्लॉज 3, ठीक है। वहीं दूसरा हम देखेंगे, सॉरी माफ करना, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर सिंधु जल संधि इतनी ज्यादा चर्चा में है तो हमारा ये बनता है कि हम इसके सारे एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करें। क्लियर है। चौथी चीज हम देखेंगे निलंबन के निहितार्थ, यानी कि सिंधु जल संधि को भारत के द्वारा पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया है, ठीक है, अस्थायी तौर पे, तो उसके निहितार्थ क्या होंगे कि भारत के पास क्या अवसर है, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचता है कि जब पाकिस्तान कहीं ना कहीं पानी से ही वंचित हो जाएगा, जो ऐसी वस्तु बोल सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं आपकी जीवन रेखा तय करती है, ठीक है, कि आपके पास पानी की मात्रा ही कम हो जाएगी, तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग तरह से प्रभाव देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। पांचवी पॉइंट हम देखेंगे भौगोलिक संरचना के बारे में, कि इस सिंधु जल संधि के तहत जितनी आने वाली 6 नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर जाके सम्मिलित होती हैं, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत में हम देखेंगे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए। क्लियर है सभी को, मैं उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है, ये हम सिंधु जल संधि के बारे में बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, पर लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इस परिस्थिति में आज इस सिंधु जल संधि को पढ़ेंगे, है ना। बीच में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती थी कि कभी कोई परियोजना को लेकर, कभी पाकिस्तान असहमत है, कभी भारत असहमत है, पर लेकिन आज इस परिस्थिति में आके हमें सिंधु जल संधि पढ़नी पड़ रही है, तो अपने में थोड़ा सा दुख वाली बात है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली चीज चर्चा में क्यों है, आपको सबको पता है कि जगह कौन सी थी जहां ये घटना हुई, तो बेसरन घाटी, पहलगांव, अनंतनाग जिला और जम्मू कश्मीर, है ना। तारीख क्या थी, सबसे दुखद तारीख 22 अप्रैल 2025। पीड़ित कौन थे, तो 28 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 25 भारतीय, 1 नेपाली नागरिक और 20 से अधिक घायल हो गए, ठीक है, जिनमें इन लोगों का कोई भी दोष नहीं था, है ना। सिर्फ दोष इतना था कि ये अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, ठीक है, और दोषी वह है जिसको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद एक ऐसी घटना है, एक ऐसा विचार है जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा खून खौलने लग जाता है कि इतनी क्या दुश्मनी है ना, सामने वाले पर इंसान को, कि उनके एक बार भी हाथ नहीं कांपे इन निर्दोष लोगों पे गोली चलाते हुए, है ना। घटना में 4 से 6 आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोली बरसाई और हमलावरों ने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया, चलिए, और इस्लामिक कलाम पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। देखिए घटना क्या हुई, ठीक है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ इस घटना के बाद, जो लास्ट में जो 2 लाइन लिखी हुई है उसको लेके, कि हमारी जो दुश्मनी है, भारत की जो दुश्मनी है वो आतंकवाद से है, ठीक है। हमारी जो दुश्मनी है वो आतंकवाद से है, ठीक है। यहाँ पे सांप्रदायिक तौर पे किसी भी तरह की कोई चर्चा हम नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए,
ठीक है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा दुश्मन है आतंकवाद की वो विचारधारा जिससे प्रेरित होके लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी बिठाई गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष है पीएम। ओके, महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ बड़े समझौते और रिश्तों को रोकने का फैसला किया। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो कि पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों में भी ये संदेश पहुंचाते हैं कि अब वो समय आ गया है कि हमें आतंकवाद को सहन नहीं करना है, हमें इसके लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि साथ साथ भारत के अन्य देशों को भी शामिल होना चाहिए जो इस आतंकवाद जैसी नामक बुराई से बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं। ठीक है, वो 5 फैसले कौन से हैं? तो सबसे पहला फैसला था ये कि अटारी बॉर्डर पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसको हमने कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। ठीक है, सार्क वीजा एक्सटेंशन स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा मिलता था वो हमने रद्द कर दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान हाई कमीशन के रक्षा सलाहकार को देश छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही साथ जो हमारे भारतीय नागरिक, ठीक है, जो पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वहां से भी हमने कहीं ना कहीं अपने जो राजनयिक कार्मिकों को वापस बुला लिया है, उनकी संख्या को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। और सबसे अंत में है जिसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो वो है सिंधु जल संधि को रोक दिया जाना। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है सिंधु जल संधि, इसके अंदर प्रावधान क्या है, वियना कन्वेंशन क्या है, अनुच्छेद क्या कहते हैं, इसके बारे में भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते रहिए और एक एक करके हम सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज हम देखते हैं आप एक सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में, एक परिचय के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद, ठीक है, सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षर करता था। यानी कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये सिंधु जल संधि समझौता किया था। ठीक है, जो अब तक का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफल संधि समझौता माना जा रहा था, है ना। इस संधि का भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य कहीं ना कहीं हस्ताक्षर हुए थे। क्लियर है? ठीक है, ये जो संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां कौन कौन सी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कुल 6 नदियां हैं जो भारत से जाती हैं पाकिस्तान की तरफ। इन नदियों के जो जल का बंटवारा एक सही तरीके से होना चाहिए, इसका निर्धारण किया गया था किसके तहत? तो इसका निर्धारण किया गया था सिंधु जल संधि के तहत। मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक तब मतलब एक जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है सिंधु जल संधि का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रावधान पर। ठीक है, कि किस तरह से इन नदियों का बंटवारा किया गया है और किस तरह से जो नदी एक पानी एक जो पूरा संसाधन है, ठीक है, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका उस संसाधन का भारत और पाकिस्तान किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, किन किन रोक टोक के साथ, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज हम देखते हैं पूर्वी नदियां, यानी कि पूर्वी नदियों में सतलज आ गई, रावी और ब्यास। ठीक है, सतलज, रावी, व्यास। ठीक है, इसका पूरा पानी भारत को मिला है। ठीक है, यानी कि जो पूर्वी नदियां हैं जिसमें सतलज, रावी और ब्यास है, इसका पूरा का पूरा पानी भारत को मिलेगा। इस पे किसी तरह की नियंत्रण नहीं है, इस पे किसी तरह के रोक टोक नहीं है। पर लेकिन मेन चीज स्टार्ट होती है यहां से, कहां से? पश्चिमी नदियों पर, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब। इसका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिला है। यानी कि अगर बात करी जाए इस पूरी ट्रिटी में तो 100% पानी में, ठीक है, 80% पानी हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को दे रहे हैं। और 20% पानी किसको मिल रहा है? भारत को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी एक दरियादिली ही समझ सकते हैं। ठीक है, रोकने को तो हम बहुत कुछ तरीके से रोक लगा सकते हैं और सामने वाले देश को हम सबक सिखा सकते हैं, पर लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं संविधान में इस तरह की बातें हमें सिखा कर गए हैं। ठीक है, कि उसके बाद कहीं ना कहीं हमें यही हमने सीखा है कि जो हमारे पड़ोसी देश है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा चुके हैं तो उनको समझा बुझा के उस सही रास्ते पर वापस लेकर आना है ना। पर लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। अगर नहीं समझेगा कोई तो फिर कोई ना कोई ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिससे सबको सबक मिलेगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस आतंकवादी गतिविधियों में निर्लिप्त है। ओके, भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित उपयोग करने की इजाजत है। यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का भारत सीमित उपयोग कर सकता है। ठीक
ठीक है, जैसे सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए। लेकिन ऐसा करना नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए से तात्पर्य ये है कि बहते हुए पानी में आप कहीं ना कहीं कृषि कर सकते हैं, पीने का पानी का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं और बिजली उत्पादन कर सकते हैं। आपको उस पानी को अवरुद्ध करके उस पानी का प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। यदि भारत इन पश्चिमी नदियों पर यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब पर किसी तरह की परियोजना का निर्माण करता है बिजली बनाने को लेकर, तो इससे तो इन पश्चिमी नदियों पर अगर किसी अवसंरचना निर्माण हो रहा है तो अवसंरचना निर्माण करने से पहले भारत को पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है। इसका सिंपल सा अर्थ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 80% पानी पाकिस्तान को चला गया और शेष 20% पानी किसको, भारत के पास बच गया। क्लियर है? चलो, प्रावधान ये थे। आगे की चीजें देखते हैं हम। एक आयोग भी बनाया हमने जिसका नाम है स्थायी सिंधु आयोग। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने सिंधु जल संधि के तहत चीजों को बांट लिया है तो आगे कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। विवाद तो होंगे ही। ठीक है, जब दो देशों की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, मानसिकता है, जब वो इतनी अलग होगी तो ऐसा तो हो सकता है कभी ना कहीं किसी तरह का टकराव तो देखने को हमें मिल ही सकता है ना। भारत और पाकिस्तान दोनों में एक एक आयुक्त होगा। ठीक है, हर साल कम से कम एक बार बैठक होगी। ठीक है, दोनों देश जल से जुड़े विवाद और जानकारियों को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। यानी कि हर साल जो हम मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए मिल रहे हैं कि जो हमने समझौता किया है क्या ये सही चल रहा है, इसका फायदा हमें दोनों देशों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हम यही सोच के चल रहे हैं कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपना विकास करना चाहता है और हम भी अपना विकास करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब इस आयोग के कार्य देख लेते हैं हम। किसके? स्थायी सिंधु आयोग के कार्य। तो पहला कार्य है तकनीकी दौरे आयोजित करना, जैसे कि परियोजना स्थलों का दौरा, महत्वपूर्ण नदी शीर्ष कार्यों का दौरा करना भी चाहिए। ठीक है, कि भाई अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिल्कुल आप हमारे यहाँ दौरा कर सकते हो और हमें भी अगर ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो हम भी जाके दौरा कर सकते हैं, है ना। नदियों का सामान्य निरीक्षण दौरा करना और प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार नदियों का सामान्य निरीक्षण करना है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, और हर साल बैठक होगी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं मतलब देखो, नदियों का निरीक्षण होगा वो 5 साल में एक बार होगा। ठीक है, और हर साल कम से कम एक बार तो बैठक होगी। यानी कि बैठक के मामले में अगर हम बात करें तो हर साल एक बार तो मिलनी है, आप चाहे तो और ज्यादा बार भी मिल सकते हो, पर लेकिन नदियों का निरीक्षण आप 5 साल में एक बार कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो, विवाद सुलझाने का क्या तरीका है अब। ठीक है, यानी कि पहले से ही हमने इस तरह की चीजें बना रखी हैं कि अगर किसी तरह का विवाद होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहली चीज जो आती है वो है स्थायी सिंधु आयोग। हमने आयोग बनाया, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो इस आयोग में किसी विवाद या प्रश्न को पीआईसी के माध्यम से द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। आप इस आयोग में आओ, दोनों देशों के जो आयुक्त है कहीं ना कहीं इसमें बैठे होंगे, आपकी परेशानियां सुनेंगे और उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर यहां से बात नहीं बनती तो दूसरा आपके पास रीजन है, दूसरा आपके पास एक रास्ता है तटस्थ विशेषज्ञ। यानी कि यदि आयोग द्वारा समाधान नहीं हो पाता तो मामले को तटस्थ विशेषज्ञ को भेजा जाता है जो विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब क्या होगा, विश्व बैंक आएगा बीच में और बोलेगा अच्छा, आप दोनों आयुक्तों से कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व नहीं हुई, आप दोनों से आयोग से चीजें नहीं सॉल्व हुई, तो एक काम करते हैं, हम किसी एक थर्ड पर्सन को बीच में लेके आते हैं जिसको नियुक्त किसने किया है, विश्व बैंक ने किया है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ है पाकिस्तान। ठीक है, यहां से भी बात नहीं बनी, यहां से भी जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो अब तीसरी चीज बनती है मध्यस्थता न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी यह मामला विवाद के रूप में वर्गीकृत है या तटस्थ विशेषज्ञ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो कोई पक्ष विश्व बैंक के द्वारा स्थापित मध्यस्थता न्यायालय का सहारा ले सकता है। पहले आयोग से, फिर मध्यस्थता से, फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तौर पर हम जा सकते हैं उस चीज के लिए जिसपे कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। क्लियर है सभी को? यहां तक बात समझ में आ गई? चल, अब हम चलते हैं आगे कि सिंधु जल संधि के संबंध में कार्यवाही क्या हुई है अभी तक। ठीक है, कि अगर इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होगा, कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी होगा, जिस तरह से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कुछ विवाद चल रहा था क्या पहले किन्हीं परियोजनाओं को लेकर। तो पहली चीज हम देखते हैं कि वर्ष 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपना पहला नोटिस जारी किया, और वो नोटिस था किस लिए, किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संधि में संशोधन का अनुरोध किया था। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है तो यहाँ समझना, ये 2 परियोजनाएं हैं हमारे पास। पहली परियोजना है किशन गंगा, ठीक है, और दूसरी परियोजना है जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इन 2 परियोजनाओं का निर्माण कर रहा था भारत। ठीक है, पर लेकिन आपत्ति किसने जताई, तो आपत्ति जताई पाकिस्तान ने कि नहीं, आप हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी आप यूज कर लो। ठीक है, यानी कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये किशन गंगा, ठीक है, और ये रतले, ये चिनाब नदी पर है। ठीक है,
तो इन दोनों परियोजनाओं को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विवाद चल भी रहा था, और इन दोनों परियोजनाओं का एक ही उद्देश्य था, किस चीज को लेके, विद्युत उत्पादन से लेकर, ठीक है, विद्युत उत्पादन से लेकर। अब क्या हुआ, अब आगे की कहानी सुनो कि इन परियोजनाओं को रन ऑफ द रिवर का आप सिंपल और सीधा सा मतलब ये समझना कि बहते हुए पानी में अगर आप किसी तरह की परियोजना बना रहे हो तब तो आप सिंधु जल संधि के तहत काम कर रहे हो, ठीक है। पर लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें अगर भारत ने पानी को अवरुद्ध किया, ठीक है, और उस पर अगर परियोजना बनाई तो कहीं ना कहीं इस सिंधु जल संधि समझौते का उल्लंघन होगा, माना जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इन परियोजनाओं को रन ऑफ द रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इनका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना विद्युत उत्पादन करना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो इस पीपीटी में दिखा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने चिंता जताई और दावा किया कि यह परियोजना सिंधु जल संधि की शर्तों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, यानी कि इस तरह के जो अपराध है हमारे ऊपर लगाए गए थे, ठीक है। भारत ने वर्ष 2024 में एक और नोटिस जारी किया कि सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की कि भाई इस संधि को बहुत समय हो गया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं फिर से मिलना चाहिए और इस पर एक बार और विचार करना चाहिए, ठीक है। पर क्या ऐसा मुमकिन है, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इस सिंधु जल संधि के तहत जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में। तो पहली चीज हम देखते हैं कि सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 12 का क्लॉज 3 क्या बताता है कि दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित समझौते के माध्यम से संधि में संशोधन की अनुमति देता है, यानी कि हम जो मांग कर रहे हैं संशोधन की वो मांग गलत नहीं है ना। हम कह रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई जो हम किशन गंगा और रतले जल परियोजना हम चला रहे हैं वो हम एक तो रन ऑफ द रिवर पे ही चला रहे हैं, पहली चीज, और अगर आपको किस तरह की परेशानी है तो हम कहीं ना कहीं मिल सकते हैं और इस संधि में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, तो इस अनुच्छेद के माध्यम से, ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62, ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इतना ज्यादा जो टॉपिक है इतना ज्यादा चर्चा में आ चुका है कि इसके थोड़े डेप्थ में जाके हमें चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाई चांस सवाल पूछा जाता है आपसे तो आप थोड़ा सा समर्थ रहो इन प्रश्नों के उत्तर देने में, ठीक है। तो क्या है वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62, किसी देश को किसी संधि से पीछे हटने या अस्वीकार करने की अनुमति देता है यदि परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है तो संधि की निरंतरता को अस्थिर बनाता है। अगर दोनों देश किसी मुख्य मुद्दे पर अपन सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मौलिक परिवर्तन हम कर सकते हैं, साथ ही साथ संधि की निरंतरता को अस्थिर हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद ये देखा और दूसरा अनुच्छेद ये वाला देखा तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम जो कर रहे थे वो तो सही थे, कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है। पर लेकिन हमें मजबूर किया गया किसकी वजह से कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद हम कहीं ना कहीं चीजों को अच्छा चलाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, है ना। पर लेकिन परिणाम हमें क्या मिला, बदले में हमें क्या मिला, तो बदले में मिला हमें आतंकवादी धोखा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये हमने निर्णय तो ले लिया कि हम इस संधि को रोक देते हैं, ठीक है, हम नहीं दे रहे हैं अब पानी, पर लेकिन इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहली चीज तो भारत का देखेंगे हम, फिर पाकिस्तान का देखेंगे और फिर देखेंगे अब पाकिस्तान क्या करेगा, अब उसके पास कौन से विकल्प है। तो पहली चीज हम देखेंगे कि भारत के पास अवसर, यानी कि यद्यपि तत्काल तो नहीं लेकिन भारत अब सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह जल प्रवाह को मोड़ सकता है, रोक सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यानी कि अब सजा के तौर पे हम पाकिस्तान को ये चीज कह रहे हैं कि हम तुम्हें भारत से जाने वाला पानी अब नहीं दे सकते, पूरी तरह से हम उसको रोक दे रहे हैं, ठीक है। भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना का विस्तार कर सकता है, जैसे किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना, और अधिक परियोजना जांच के दायरे में है, ठीक है। देखो हम ये भारत की बिल्कुल भी ये मंशा नहीं रहती कि पाकिस्तान में रहने वाले जो आम नागरिक है उनको किसी तरह की परेशानी पहुंचे, ठीक है, जिनका कोई दोष नहीं है। जो आम नागरिक भारत में है वैसे ही आम नागरिक पाकिस्तान में भी है, ठीक है। पर लेकिन सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि जब पाकिस्तान की आम जनता परेशान होगी, पाकिस्तान की सरकार को बोलेगी कि अगर आपको इतनी परेशानियां मिल रही हैं बदले में, वैश्विक तौर पर आपको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा धुतकारा जा रहा है, तो आप इस आतंकवाद का साथ क्यों नहीं छोड़ देते, है ना। यानी कि हमने ये वार किया है तो इनडायरेक्ट वार किया है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों से अपना जो पीछा है वो छुड़ा ले। क्लियर है। चलो पाकिस्तान पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली जो कृषि, यानी कि पाकिस्तान का कृषि क्षेत्र सिंधु नदी पर बहुत अधिक निर्भर है। इसमें कोई भी व्यवधान लाखों किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा, आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। यानी कि पानी भी गया, खाने के लिए भी चीजें गई, और साथ ही साथ जो पैसे हैं यानी कि आर्थिक संकट भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देखना पड़ सकता है, ठीक है। विद्युत आपूर्ति, यानी कि पाकिस्तान का जल विद्युत उत्पादन है ना, जल प्रवाह पर निर्भर करता है,
जैसे तरवेला बांध ये किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है, और मंगला बांध यानी कि झेलम नदी पर में जल आपूर्ति कम हो रही है, जिससे बिजली की कमी हो सकती है। यानी कि अब पाकिस्तान ने अपना भी तो कुछ इंतजाम करके रखा होगा बिजली बनाने के लिए। तो जो पश्चिमी नदियों पर दो परियोजना हमें जो देखने को मिल रही है, तरवेला और कौन सी, मंगला, है ना। इन परियोजनाओं में जब पानी नहीं आएगा तो बिजली कहां से बनेगी, यानी कि खाना गया, पानी गया, आर्थिक संकट आ गया और साथ ही साथ बिजली भी गई। ठीक है, आगे देखो पाकिस्तान के लिए क्या विकल्प है, कोई कानूनी निकास नहीं। अब क्या कर सकता है, यानी कि संधि में कोई कानूनी निकास खंड नहीं है, इसके अलावा भारत इसे एक तरफा रूप से निलंबित नहीं कर सकता। ये कौन बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है। विवाद समाधान, यानी कि पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग से संपर्क कर सकता है, तटस्थ विशेषज्ञों का अनुरोध कर सकता है, या विश्व बैंक की मध्यस्थता से न्यायालयों में ले जा सकता है। यही समय आ चुका है कि जब पाकिस्तान हमारे सामने है, ठीक है, मध्यस्थता के रूप पर विश्व बैंक है, और हम अपनी परेशानियों को बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने और संहिता अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से कूटनीतिक समाधान की भी कोशिश कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, उस पर अगर परेशानी इतनी सारी आएंगी तो कहीं ना कहीं इधर उधर तो भागना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, आगे देखते हैं हम भौगोलिक संरचना के बारे में। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे पूर्वी नदियों के बारे में, जिसमें देखेंगे हम नदी का नाम क्या है, उद्गम, मार्ग और संगम और समाप्ति। ठीक है, यानी कहाँ गिर रही है वो नदियां। सबसे पहले हम देखेंगे रावी नदी, तो कहां से निकलती है, हिमालय की धौलाधर रेंज से। ठीक है, मार्ग क्या है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, और फिर उसके बाद ये समाप्ति कहाँ हो रही है, तो पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में जाके, तो पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर ये मिल रही है। ठीक है, यानी कि रावी कहीं ना कहीं किस में जाके मिल रही है, चिनाब में। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देखना एक बार कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ब्यास नदी की हम बात करें तो ये 20 कुंड यानी कि रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है। ठीक है, कुल्लू, मंडी, कांगला, पंजाब, यानी कि हरिके बैराज सतलज नदी में मिलती है, हरिके बैराज के पास, यानी कहाँ पे, सतलज नदी में, हरिके बैराज के पास। ये आई थिंक भारत में ही ये मिल रही है, किसमें, सतलज नदी में। कौन सी नदी, ब्यास नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतलज नदी की, तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो तिब्बत, सॉरी कहाँ पे है ये मानसरोवर झील, तो यह तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान के चिनाब नदी में जाके मिल रही है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि चिनाब नदी कहीं ना कहीं, सतलज भी कहाँ जाके मिल रही है, चिनाब नदी में मिल रही है। ठीक है, ये आपके लिए पूरा एक डायग्राम है, ठीक है, नदियों का, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, नदियों के अगर हम नाम की बात करें, अगला हम देखें जो पाकिस्तान के पास है नदियां, पहली चीज है सिंधु नदी, तो ये कहां से निकलती है, ये मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से ही। ठीक है, ये कहां कहां जाती है, तो तिब्बत, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक। ठीक है, पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर गिर रही है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। ठीक है, झेलम की अगर हम बात करें तो बेरीनाग से निकलती है, ये श्रीनगर डल झील में इसी का जल मिलता है, तो चिनाब में जाकर मिलती है, कौन सी, झेलम नदी। ठीक है, चिनाब की अगर हम बात करें तो ये दो नदियों से मिलकर बनती है, पहली है चंद्र और दूसरी है भागा। ठीक है, कहां कहां से, तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, सतलज में मिलती है, फिर सिंधु में जाकर कहीं ना कहीं समाप्त होती है, यानी कि चिनाब जाकर मिल रही है कहां पर, सिंधु में। समझ में आई बात सभी को। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था। ठीक है, जो भी कुछ मैंने आपको इंडेक्स दिया था, वन बाय वन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स और मेन से संबंधित। तो पहला जो आपके लिए प्री का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपके यूपीएससी 2021 में कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 उनमें से एक में मिलती है जो अंततः सीधे सिंधु में मिलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी है जो सीधे सिंधु में मिलती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पूरा नदी प्रणालियों के बारे में बताया, उसमें आप आराम से ये ऑप्शन बता सकते हो। और ये देखो, ज्यादा समय नहीं हुआ, 2021 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा मेंस का प्रश्न है जो जिसको देखो, नदियों के आसपास में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था, यहां तक ये कथन दिया गया है आपके लिए, और ये यूपीएससी 2020 में कहीं ना कहीं आपके लिए एक सवाल आया था। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की आपकी एक मुद्दे पे चर्चा। सिंधु जल संधि क्या है, उसके बारे में हमने पूरे प्रावधान देखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी, आपके लिए काम की हो सकती है। ठीक है, आपके अंदर थोड़ी सी भावना जागी होगी कि आतंकवाद है जिसके खिलाफ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ना तो
किसी विषय समुदाय या फिर ना किसी धर्म से संबंधित हमारा कोई इससे संबंध नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुख्य परेशानी है वो है आतंकवाद, जिससे हमें लड़ना है और भारत कहीं ना कहीं इससे लड़कर ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।